चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनो यूट्यूब फैमिली में। कल हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल, पहला क्लास था हम लोग का, जिसमें हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति, निहारिका, तारा, इन सब की उत्पत्ति सबके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और अचानक पढ़ ही रहे थे कि बीच में हमारा ऑडियो डाउन हो गया, जिसकी वजह से क्लास को अचानक बंद करना पड़ा। तो वहीं से क्लास को फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग देख रहे थे सौर मंडल मतलब होता है सूर्य का परिवार। सूर्य के परिवार में तारा होता है अर्थात सूर्य होता है, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होता है और धूमकेतु। इनकी इतने लोगों के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब उसमें हम लोग देखे थे कि तारा के बारे में पढ़ चुके थे, ये सब कुछ, नीला सफेद तारा, पीला तारा, लाल तारा, कैसे कैसे इनकी मृत्यु होती है, चंद्रशेखर सीमा क्या कहलाती है, ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, न्यूट्रॉन तारा क्या होते हैं, पल्सर क्या होता है, सबके बारे में हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसमें हम आपको समझा रहे थे ध्रुव तारा। ठीक है, तो तारा मंडल का एक पार्ट है क्या, सप्तऋषि तारा, ध्रुव तारा। तो तारा मंडल का डिफिनेशन हम बताए थे, सुंदर और चमकीले तारों का व्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है, तारा मंडल कहलाता है। तो ध्रुव तारा के बारे में बता रहे थे कि हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे मतलब बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि आप कहीं जा रहे हो और रात में रास्ता गुम हो गए और आपको कोई भी दिशा का ज्ञान नहीं है, तो आप आसमान में देखो, ध्रुव तारा को देखो और ध्रुव तारा की ओर चलते जाओ, तो आप उत्तर दिशा में चल रहे हो। बात समझ आ रहा है ना, आप उत्तर दिशा में चल रहे हो जिधर ध्रुव तारा है। और ध्रुव तारा कभी भी रास्ता चेंज नहीं करता है। जबकि आप देखे हो कि सप्तऋषि जो तारा होता है, शाम में देखोगे पूरब के साइड में दिखता है, सुबह को देखोगे पश्चिम हो जाता है। उसका कारण क्या होता है समझिए, ग्लोब दीजिए। उसका कारण ये होता है कि जैसे ये ग्लोब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे भारत में बैठे हुए हो और आप देख रहे हो यहाँ पे सप्तऋषि तारे को, क्या कर रहे हो, सप्तऋषि तारे को देख रहे हो। अब ये ग्लोब धीरे धीरे घूम रहा है ना, ये ग्लोब क्या कर रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ हो तो देख रहे हो कि आपके पूरब में है ये, और जैसे जैसे ये ग्लोब घूम रहा है, मतलब सुबह हो रहा है, भोर हो रहा है, ग्लोब उधर चला गया, तो अब किधर दिखेगा, पश्चिम में दिखेगा। क्लियर है। लेकिन अब होता क्या है कि जो ध्रुव तारा है वह उत्तर नॉर्थ पोल पे सीधा है। जो हमारा ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के सीधा ऊपर क्या पाया जाता है, हमारा ध्रुव तारा पाया जाता है। ठीक है, नाम है ध्रुव तारा, क्यों, ध्रुव के ऊपर है। तो अब देखो आप, ये ग्लोब कितना हो घूमता रहे, कितना हो, आप कहीं बैठे हो, किधर दिखेगा, सीधा उधर उत्तर दिखेगा। अगर आपको ये देखना हो तो आप चले जाइए उत्तर ध्रुव पे, तो सीधा आपके सर के ऊपर दिखेगा ध्रुव तारा। ठीक है, तो ये ध्रुव तारे का कंसेप्ट था। चलिए अब नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, नक्षत्र क्या होता है। नक्षत्र को समझाते हैं। यहाँ पे तो हम लगा देते हैं सूर्य पे नक्षत्र। ठीक है, तो नक्षत्र क्या होता है कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। अभी हम क्या तारामंडल के बारे में बताया, हमारे सौर मंडल में व्यवस्थित तथा सुंदर और चमकीले तारों का संग्रह क्या कहलाता है, तारामंडल। लेकिन नक्षत्र के बारे में क्या बता रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे, ये पृथ्वी है ना, तो इसके चारों तरफ ऐसे तारों का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। और ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि हुए वो लिख के गए कि टोटल नक्षत्र कितने हैं, 28 हैं, और आज साइंटिस्ट लोग खोज किए कितने किए हैं, 27। तो एक का अंतर आता है, एक नक्षत्र, ये लोग कह रहे हैं 27 हो रहा है, हम लोग कहते थे कि 28 है। तो कौन सा नक्षत्र का, उसका नाम भी उन लोग बता दिए थे, अभिजीत नाम है। क्या नाम है, अभिजीत नाम है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, आप देखते होंगे कि आप कहीं जाते हो तो लोग कहते हैं कि आपका ग्रह नक्षत्र अच्छा नहीं चल रहा है। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपका ग्रह हो गया, पृथ्वी ग्रह, इसके अगल बगल जितने ग्रह हैं, ग्रह के बारे में बताएंगे, तो उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण का। दूसरा क्या होता है, ये हमारा पृथ्वी हो गई, इसके चारों तरफ एकदम व्यवस्थित ऐसे चारों तरफ तारों का समूह। तो ये बताइए कि जब सूर्य एक तारा है, इसके पास ग्रेविटेशन है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इन तारों के पास होगा कि नहीं होगा, वो भी समूह में होगा। और यही नक्षत्र हैं, रोहिणी नक्षत्र, आप सुनो है ना कि रोहिणी नक्षत्र चल रहा है। ठीक है, तो ये नक्षत्र जो होते हैं वो आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया प्यारा भारत, यहाँ पे हम हैं, क्लियर है, और हमारे ऊपर यहाँ एक नक्षत्र है,
तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा पड़ेगा, जबकि इधर जो नक्षत्र है उसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिसके जिसके सामने हमारा भारत आता जाता है नक्षत्र के सामने, वही नक्षत्र हम काउंट करते हैं कि इस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है। और लोग क्या करते हैं, नक्षत्र को काउंट करते हैं, जैसे अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है तो रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, अलग अलग नक्षत्र का नाम देते हैं लोग। तो क्लियर हो गया ना। और अलग अलग नक्षत्र का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, इसीलिए कहते हैं ग्रह और नक्षत्र की दशा क्या रखो, सही रखो। किस तरीके से सही रखा जाए सर, तो ग्रह और नक्षत्र के अकॉर्डिंग अपने आप को रखना। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि किसी ग्रह नक्षत्र का हमारे सर के ऊपर काम कर रहा है, तो हमारे ब्लड को, हमारे शरीर में पूरा पानी है ब्लड के रूप में, तो उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ खींचेगा। अगर हम उल्टा लेट जाए तो क्या होगा, ब्लड हमारा पैर की तरफ जाने लगेगा। क्यों, ऊपर की तरफ खींचेगा, पैर ऊपर रहेगा तो ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो हमको कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही शरीर पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और उसी को लोग क्या कहते हैं, ग्रह दशा कहते हैं, या नक्षत्र का दशा कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये बातें आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखेंगे सूर्य के बारे में। किसके बारे में, सूर्य के बारे में। चूंकि सौर मंडल स्टार्ट हुआ है ना, सौर मंडल, तो सौर मंडल का सबसे मेन जो मालिक है वो क्या है, सूर्य है। ये सौर मंडल को ही मिटा दिए, चलो कोई बात नहीं। सौर मंडल का मालिक क्या है, सूर्य है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, सूर्य को हम समझाते हैं, केवल सूर्य को। उसके बाद हम लोग चलेंगे ग्रह पे, उसके परिवार के बारे में बताने के लिए। चलिए, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए सन। सन अब यहां बनाते हैं हम कि सन कितने लेयर में मिलकर बना है। तो सन जो हमारा है ना, वो 6 लेयर में मिलकर बना है। पहले वाले लेयर को हम लोग इसको कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, कोर। कोर। उसके बाद ये एक लेयर पाया है जिसे कहते हैं विकिरण क्षेत्र। विकिरण क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, विकिरण क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद और एक लेयर पाया है जिसे कहते हैं संवहनीय क्षेत्र। संवहनीय क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद एक चौड़ी पट्टी पाई जाती है, बहुत चौड़ी चौड़ी पट्टी पाई जाती है, लगभग 300 किलोमीटर। कितना चौड़ा होता है वो, 300 किलोमीटर ये चौड़ी पट्टी पाई थी। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। आप लोग इसको देखिए, प्रकाश मंडल, या और क्या कहते हैं हम लोग, और इसको क्या कहते हैं, फोटो स्फीयर। फोटो स्फीयर दोनों नाम से पूछता है, इसलिए बता रहे हैं फोटो स्फीयर या प्रकाश मंडल। इसके बाद एक और पतली पट्टी पाई जाती है, एक पतली पट्टी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्ण मंडल। वर्ण मंडल या क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर, स्फीयर, ठीक है। इसके बाद यहां से ऐसे ऐसे पाया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं किरीट या कोरोना। किरीट या कोरोना, सन के चारों तरफ, इसे क्या कहते हैं बाबू, इसे कहते हैं किरीट। किरीट या कोरोना। और इसी से कोरोना वायरस का नाम कोरोना रखा गया। क्यों, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे स्पॉट मिले थे, याद आ गया। तो ये हमारा सन हो गया। कैसा लगा आपको इमेज इसका, बढ़िया लगा। चलिए, तो अब एक एक करके हम क्या करेंगे, समझेंगे। यहां पे लिखते हैं पहला क्या है वो, पहला है कोर। कोर के बारे में देखेंगे। तो सूर्य के एकदम बीचों बीच का भाग, जहां पे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया बहुत तेज होती है, वो क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। और कोर का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है 15 मिलियन, कितना होता है बाबू, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, किसका, कोर का होता है। क्लियर है। चलिए, अब देखते हैं कि कोर के बाद क्या होता है। नाभिकीय संलयन तो यहां हो रहा है, कोर के बाद क्या होता है। कोर के बाद के क्षेत्र को कहते हैं विकिरण क्षेत्र। भाई, जहां पे टेम्परेचर इतना हाई रहेगा, जहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा रहेगा और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो रही है, तो क्या वहां से विकिरण किरणें नहीं निकलेंगी, वहां से किरणें निकलेंगी। और यहां से हमेशा क्या होती रहती हैं, किरणें निकलती रहती हैं,
ठीक है, रेडियो एक्टिव किरणें, कौन सी किरणें बाबू? रेडियो एक्टिव किरणें विकिरण क्षेत्र से निकलती रहती हैं। कौन सी किरणें बाबू? रेडियो एक्टिव किरणें विकिरण क्षेत्र से निकलती रहती हैं। और ये रेडियो एक्टिव किरणें, ये जो संवहनीय क्षेत्र है वहां के गैसों को गर्म करती हैं। और किस माध्यम से? अच्छा, गैसें किस माध्यम से गर्म होती हैं? जैसे मान लो वहां पे आग लगा दिया जाए और यहाँ पे आपको गर्मी फील हो रहा है, तो बीच का गैस गर्म हुआ है तभी तो हो रहा है, तो वो संवहन विधि के द्वारा होता है। इसीलिए ये जो क्षेत्र होता है जब गर्म होता है तो इसे संवहनीय क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है? इसके जैसे ही बात बढ़ेंगे तो एक चौड़ी पट्टी मिलेगी जो क्या है, 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर के क्षेत्र में है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, सूर्य का जो व्यास होता है, व्यास होता है कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर। कितना होता है वो? 13,92,000 किलोमीटर होता है सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर होता है। इतना। अच्छा, व्यास का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे ये मान लो हमारा सूर्य हो गया, तो एक छोर से दूसरे छोर, ये कहते हैं व्यास इसको, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो कितना है? 13,92,000। उसमें हम देख रहे हैं कि सर जो आप बता रहे हैं कि फोटोस्फीयर अर्थात जो हमारा प्रकाश मंडल है 300 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है चारों तरफ, और यही हमको नग्न आंखों से दिखता है। मतलब हमको जो सूर्य दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? केवल और केवल उसका प्रकाश मंडल दिखता है, केवल और केवल उसका प्रकाश मंडल दिखता है। और प्रकाश मंडल का जो टेम्परेचर होता है वह 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। कितना होता है वो? 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। किसका? प्रकाश मंडल का। आपसे अब क्वेश्चन पूछे कि सूर्य का कौन सा भाग हमको दिखाई देता है जो हम देखते हैं, तो आप क्या कहोगे? प्रकाश मंडल होता है। उसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कोर का, जहां नाभिकीय संलयन होता है सूर्य का, वह भाग क्या कहलाता है? क्या कहोगे? उसका कोर कहलाता है। कोर का टेम्परेचर कितना होता है? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोर का होता है। क्लियर हो गया? तो क्या सर जो वास्तव में सूर्य है जहां नाभिकीय संलयन हो रहा है, फोटोस्फीयर को छोड़ दिया जाए तो वो संवहनी क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र और कोर हमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है कि वो दिखाई ही नहीं देता है। उसके बाहर वाला सरफेस हमको क्या होता है? दिखाई देता है। क्लियर है ना? ये चकाचौंध हो जाता है तो कौन सा? फोटोस्फीयर ही दिखाई देता है। इसी फोटोस्फीयर से, चूंकि यहाँ का गोला है घूम रहा है, इसी फोटोस्फीयर से कभी कभी लपटे बाहर निकल जाते हैं। अभी एक जगह से बहुत सारा लपट एक साथ बाहर निकल जाए तो वहां पे टेम्परेचर अचानक डाउन हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? उसी को कहते हैं, जैसे ऐसे ऐसे पाया जाएगा ऐसे ऐसे कई जगह पे, इसी को कहते हैं ब्लैक स्पॉट। क्या कहते हैं? ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा। काला धब्बा पूछा जाता है, काला धब्बा सूर्य में किस भाग में पाया जाता है? क्या कहोगे? सर उसके प्रकाश मंडल में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? सूर्य आग का गोला है, घूम रहा है, बीच बीच में से ऐसे गैसें जलते हुए बाहर निकल जाती हैं, और उसी को क्या कहते हैं? उसी को काला धब्बा कहते हैं। उसी क्या कहते हैं? काला धब्बा कहते हैं। तो बीच से जब किरणें बाहर निकल जाएं तो क्या कहलाएंगी? काला धब्बा। सर आप पूछा जाए कि टेम्परेचर इसका कितना होता है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे टेम्परेचर घट करके 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1500। मतलब सर 6000 से नीचे आके कितना हो गया? 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए कमेंट देखते हैं, देख लेते हैं आप लोगों का। सही है, सही है। चलिए, गुड इवनिंग बोलते रहिए, चलते रहिए। ठीक है, तो कितना हो जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। किसका? काला धब्बा का। अभी यहाँ से क्वेश्चन, सर काला धब्बा किस एरिया में बनता है? 6 एरिया है। कौन सा? कोर, विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना अर्थात किरीट। क्लियर है? चलिए, अब इसका टेम्परेचर 1500। अब उसके बाद आता है कौन सा? वर्ड स्फीयर, क्रोमोस्फीयर या वर्ण मंडल। सर ये क्या होता है? प्रकाश मंडल और वर्ण मंडल में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। क्यों? सेम दिखता है लेकिन थोड़ा पतली पट्टी होती है। अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि यहां से काला धब्बा बनता है तो यहां से सौर ज्वालाएं उठती हैं। क्या उठती हैं? लपटें उठती हैं, ऐसे ऐसे करके लपटें उठती हैं, और यही लपटें क्या कहलाती हैं? कोरोना कहलाते हैं, किरीट कहलाती हैं। क्या सर ये कोरोना और किरीट हमको दिखाई देता है? ये हमको जो आप कह रहे हैं क्रोमोस्फीयर दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। एक बार दिखाई देता है। कब? लेकिन मना किया जाता है कि आप अपने नंगी आंखों से नहीं देखिए। क्यों सर? इसलिए कि यहां से बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं, और जब ऐसे हम नग्न आंखों से देखते हैं तो हमको दिखता है फोटोस्फीयर, लेकिन जब ग्रहण लगता है तो हमको उसका क्रोमोस्फीयर और ये कोरोना दिखाई देता है।
मतलब क्रोमोस्फीयर, किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ये क्या है, सूर्य है, ठीक है ना, ये सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये चंद्रमा घूम रहा है। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, अब आप बताओ चंद्रमा सूर्य दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका बीच का भाग जो बोर्ड मास्टर लिखा है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हल्का हल्का साइड साइड से दिख रहा होगा। कहने का मतलब है कि जो सूर्य है, चंद्रमा है, वह सूर्य का ये वाला भाग क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पढ़ाएंगे, उसमें और अच्छे समझाएंगे। यहाँ पे आके कवर कर लेता है। अब हम देख रहे हैं तो कौन सा दिख रहा है, ये क्रोमोस्फेयर या कोरोना दिख रहा है। और वहां से चूंकि रेडियोएक्टिव डायरेक्ट आती है, इसलिए नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्लियर है, तो ये हमको दिखता है। आपसे क्वेश्चन पूछा सूर्य कौन सा भाग दिखता है, तो आप क्या कहोगे, फोटोस्फेयर। क्या कहोगे, फोटोस्फेयर, ठीक है। अच्छा, सूर्य का व्यास कितना होता है, 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य के फोटोस्फीयर की चौड़ाई कितनी होती है, 300 किलोमीटर। सूर्य के कोर का टेम्परेचर कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फीयर का जो हमको दिखता है उसका टेम्परेचर अप्रोक्स 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यह गैस का गोला है, तारा है ना, गैस का गोला है, तो इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, आपको पता ही है, बताए ही थे, हाइड्रोजन। और क्या पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, लगभग 70%। इस समय कितना है, लगभग 70%, 70%। ये कितना है, 27.4%। 1-2% कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। तो ये हमारे गैसों का इसमें सूर्य में कौन कौन सा पाया जाता है, ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। तो हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का संलयन होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है, कहाँ पे, सूर्य के नाभिक में होता है। तो ये हो गया पूरा सूर्य के बारे में। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सूर्य का टेम्परेचर हम लोग देख लिए, सब कुछ देख लिए। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। क्लियर है। अब देखेंगे सर सूर्य जो है क्या अपने अक्ष पे घूर्णन करता है, तो अपने अक्ष पे घूर्णन करता है। दिशा पूछा जाए तो किधर किधर से किधर करता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर करता है, जिस प्रकार से पृथ्वी करती है उसी प्रकार से अपने अक्ष पे। अच्छा, घूर्णन का मतलब क्या होता है, अपने एक्सिस पे घूमना ऐसे, और परिक्रमण का मतलब क्या होता है, किसी के चारों ओर घूमना। तो सूर्य अपने एक्सिस पे घूर्णन भी करता है और सूर्य परिक्रमण भी करता है। घूर्णन अपने एक्सिस पे करता है और परिक्रमण वो अपने गैलेक्सी अर्थात दुग्ध मेखला के चारों ओर करता है, ठीक है। तो दुग्ध मेखला घूर्णन किधर से किधर करता है सर, घूर्णन किधर से किधर करता है, पश्चिम से पूर्व। किधर करता है, पूर्व, पश्चिम से पूर्व। और परिक्रमण, परिक्रमण मतलब अपने दुग्ध मेखला के चारों ओर घूमता है। कितना टाइम में, वो कल बताए थे, 25 करोड़ वर्ष। और इसी को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष, वर्ष, ठीक है। तो ये हो गया सूर्य के बारे में सब कुछ जितना बताना था। अब हम लोग चलेंगे और पढ़ेंगे ग्रह के बारे में, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और पढ़ेंगे एक एक करके ग्रह के बारे में। मिटा दिए, चलिए। तो सौर मंडल में जो सूर्य का परिवार है उसमें सूर्य तो पाया ही जाता है, उसके साथ साथ ग्रह पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रह पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उसके बाद से क्या पाए जाते हैं, उल्का पिंड पाए जाते हैं, धूमकेतु पाए जाते हैं। तो अब देखें कौन सा, ग्रह, ग्रह। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा तारों के पास अपना टेम्परेचर होता है। क्या होता है, तारों के पास अपना टेम्परेचर होता है, ग्रह के पास अपना टेम्परेचर नहीं होता है। तो यहाँ पे ग्रह का परिभाषा आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी ग्रह है क्यों, या कोई भी ग्रह को ग्रह क्यों कहा जाता है, उसका परिभाषा बताइए, तो आप कहोगे ग्रह के पास अपना तापमान नहीं होता है, तापमान नहीं होता है। दूसरा क्या कहोगे, दूसरा क्या कहोगे, ग्रह, ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। कैसे लगाता है, अपने निश्चित कक्षाओं में। क्या कहोगे वो, अपने निश्चित कक्षाओं में, कक्षाओं में, अपने निश्चित कक्षाओं में चारों तरफ चक्कर लगाता है। दूसरा क्या कहोगे, किसी दूसरे ग्रह
का रास्ता नहीं काटता है, नहीं काटता है। ठीक है, और क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके पास क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा। इतना गुण अगर पाया जाए तो क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। ठीक है, अपना तापमान नहीं होता है। सूर्य के पास या तारा के पास क्या होता है, अपना तापमान होता है। ग्रह के पास अपना तापमान नहीं होता है, लेकिन ग्रह सूर्य से मतलब तारों से तापमान लेकर के अपने आप को गर्म रखते हैं। क्लियर है। दूसरा, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और किसमें, अपने निश्चित कक्षाओं में, दूसरे के कक्षाओं को काटते नहीं है सब। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये सूर्य हो गया, ये क्या हो गया, हमारा सूर्य हो गया, और कोई ग्रह है वो क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो दूसरा कोई ग्रह है ये ऐसे नहीं घूमेगा, ये ऐसे नहीं घूमेगा, अर्थात इसके कक्षाओं को काटेगा नहीं। कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, काटेगा नहीं। अगर काट दे रहा है तो ग्रह नहीं है उसको। अभी हम लोग 2006 के पहले 9 ग्रह मानते थे। कितना मानते थे, 9 ग्रह। आज भी पूजा पाठ में देखते हो 9 ग्रह की पूजा होती है, लेकिन 2006 के बाद क्या कहा गया, नहीं अब कितने ग्रह रहेंगे, 8 ग्रह रहेंगे। प्लूटो को बाहर कर दिया, क्या कर दिया गया, प्लूटो को ग्रह से निकाल दिया गया, ग्रह से निकाल दिया, क्या बना दिया इसको, क्षुद्र ग्रह बना दिया गया, क्षुद्र ग्रह बना दिया गया, क्षुद्र ग्रह। अच्छा, आप सुना हो रहा कि बड़ा क्षुद्र इंसान है। क्षुद्र इंसान का मतलब क्या करता है, इधर का बात उधर करता है, यहाँ बैठेगा वहां कूद के जाएगा, पार्टी बदल देगा, कोई इसका निश्चित मतलब स्थान नहीं होता है, वो क्या कहलाएगा, क्षुद्र आदमी कहलाता है। तो क्षुद्र ग्रह क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि यह क्या करता है, यह किसी न किसी ग्रह का रास्ता क्या करता है, काट देता है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, क्षुद्र ग्रह कह दिया गया, और प्लूटो को निकाल दिया। कब, 2006 में। ठीक है, तो अब कितने हो गए ग्रह, 8 हो गए। ग्रह का परिभाषा हम लोग यहाँ पे देख लिए, उसके पास गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, प्लूटो के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल था। क्यों निकाला गया, अगर पूछे तो आप क्या कहोगे, वह दूसरे ग्रहों का रास्ता क्या करता था, काटता था। ग्रहों को काटना नहीं चाहिए किसी का भी रास्ता। ठीक है, तो ये हो गया ग्रह के बारे में। उपग्रह क्या होते हैं, यहां पे देख लीजिए, उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह, तो ये उपग्रह वो होते हैं जो किसी न किसी ग्रह के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अच्छा, ग्रह कौन है, जो किसी तारा का चक्कर लगाए। उपग्रह कौन है, जो किसी ग्रह का चक्कर लगाए। ठीक है ना, जो किसी ग्रह का चक्कर लगाए। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। अब यहां से देखिए, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का जो टेक्निक होता है अलग होता है। जैसे आप लोग याद किए होंगे या ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम देखे होंगे, उसमें देता है कि शनि ग्रह पृथ्वी से कितना दूरी पे है, सूर्य से कितना दूरी पे है। बीपीएससी ये सब नहीं पूछता है, बीपीएससी फैक्ट टू फैक्ट पूछेगा जो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग जो पूछेगा उसी को बढ़िया से पढ़ेंगे। ये हो गया। अब देखते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अब देखें ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए, तो देखिए ग्रहों की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं। उसमें जो मुख्य सिद्धांत है वो है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। इसको थोड़ा समझा देते हैं। अद्वैतवाद और एक है द्वैतवाद। अब इसका मतलब क्या हुआ, अद्वैत मतलब एक आदमी से, केवल सूर्य से किसका उत्पन्न हुआ है, कौन उत्पन्न हुआ है, पूरे ग्रह। द्वैतवाद का मतलब क्या कहता है कि 2 लोग थे, एक सूर्य था और एक और कोई बहुत बड़ा तारा था, तारा। ये सूर्य है, सूर्य और एक तारा। यहाँ कौन है, केवल सूर्य है। शॉर्टकट में बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन उतना एराइज नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए समझा दे रहे हैं। देखिए सूर्य से। अद्वैतवाद क्या कहता है कि एक समय ऐसा था, बहुत समय पहले, लगभग मतलब आज से 4-5 अरब वर्ष पहले। ठीक है, सूर्य ऐसे घूम रहा था, तभी एक बहुत बड़ा धूमकेतु आ गया। क्या आ गया, वो धूमकेतु, धूमकेतु। अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई कि हम धूमकेतु अभी समझाए नहीं है, अभी आगे समझा देंगे। ठीक है ना, अभी समझ लीजिए। धूमकेतु आ गया और टकरा गया। धूमकेतु का डिफिनेशन यहीं पे समझ लो, धूल कण बर्फ के गोलों को क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। धूल कण तथा बर्फ के गोलों को धूमकेतु कहते हैं। तो आके इससे टकरा गया और बहुत बड़ा था, टकराने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। और वहीं चूंकि सूर्य से आके टकराया था, सूर्य में गुरुत्वाकर्षण था, सूर्य की तरफ जा रहा था, टुकड़ों में विभक्त हो गया और सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा, वही ग्रह बन गए।
ठीक है ना। तो यहां से अद्वैतवाद मतलब अकेले सूर्य के द्वारा उत्पन्न हुआ। द्वैतवाद क्या कहता है कि सूर्य था, उसी के समीप से एक अचानक तारा गुजरा, ऐसे क्रॉस किया, और जब तारा इसके पास से गुजरा तो इस तारे के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल था और इस सूर्य के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल था। तो सूर्य इसके भाग को अपनी तरफ खींचने लगे और तारा इसके भाग को अपनी तरफ खींचने लगा। तो इसमें से कुछ पार्ट अलग होकर के और इसके तरफ जाने लगा, इसमें से कुछ पार्ट अलग होकर इसके तरफ आने लगे, लेकिन तभी ये तारा क्या कर गया, इससे दूर चला गया, पास हो गया। तो जो इससे छूटा हुआ भाग था वो सब अब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, और यही कंसेप्ट ज्यादा सर्वमान्य हो जाता है, जैसे आपको दिखा देते हैं किस तरीके से। ठीक है, चलिए किस तरीके से द्वैतवाद को मान्यता मिल जाती है। यहां है हमारा सूर्य, सूर्य सन। अब उसके बाद इसके सबसे पास में होता है, उसका नाम है बुध। क्या नाम है इसका, बुध, बुध। इसके बाद जो होता है उसका नाम है शुक्र, शुक्र। ठीक है, इसके बाद है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी। इसके बाद है वो है मंगल, मंगल। ठीक है, इसके बाद ऐसे क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बाद, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बाद यहां पे पाया जाता है बृहस्पति। क्या पाया जाता है, बृहस्पति, बृहस्पति। इसके बाद शनि, शनि। इसके बाद अरुण, इसके बाद वरुण, वरुण। और यहां पे था प्लूटो। कौन था, प्लूटो। लेकिन प्लूटो को तो हम लोग बाहर कर दिया, ठीक है ना। यहां पे था प्लूटो, इसको हम लोग बाहर कर दिए। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि सूर्य से टूटा हुआ भाग ये चारों है और उस दूसरे तारे से टूटा हुआ भाग ये सब है, ठीक है ना। सर ये बीच में क्षुद्र ग्रह का कंसेप्ट कैसे है, तो सूर्य के और उनके बीच हवाओं में जो धूल कण गैसे थे, बड़े बड़े सॉलिड थे, वो बीच में फंस गए दोनों के बीच में, और वही क्या बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए, ठीक है ना। वही क्षुद्र ग्रह बन गए, ठीक है। अब देखिए यहां पे, चूंकि ये सूर्य से निकले हुए हैं, ये सूर्य से निकले हैं, अतः इनको अंतः ग्रह कहते हैं, अंतः ग्रह कहते हैं। और इनको चारों क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है बाबू। ये हो गया अंतः ग्रह, ये हो गया बाह्य ग्रह। क्लियर हो गया। नाम आप लोग देख लिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एक एक का कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, एक एक को अलग अलग से करके पढ़ा जाएगा। जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही पढ़ा जाएगा, फालतू में हम लोग डाटा अपने पास नहीं एकत्रित करेंगे जिससे हम लोगों को परेशानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए बुध के बारे में देख लेते हैं, बुध के बारे में देख लेते हैं, बुध के बारे में। यहाँ पे तो सबसे सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन सा है, बुध है। सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन सा है, बुध है। तो ये बताइए, सूर्य के सबसे समीप होगा तो गर्मी भी यहां ज्यादा होगी। सूर्य के सबसे समीप है तो गर्मी भी ज्यादा है, लेकिन यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। जो पूछा था वही बता रहे हैं, सबसे गर्म ग्रह नहीं है। यहाँ क्या सबसे ज्यादा है, तापांतर, तापांतर सबसे ज्यादा है। सर तापांतर का मतलब क्या हुआ, तापांतर का मतलब ये हुआ कि दिन का तापमान और रात के तापमान का अंतर क्या कहलाता है, तापांतर। जैसे इस समय गर्मी का मौसम है अपने भारत में, तो इस समय तापमान दिन का चला जा रहा है 40 डिग्री, तो रात का जा रहा है 30 डिग्री, तो तापांतर कितना कहलाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बुध पे तापांतर जो होता है वह 600 डिग्री सेल्सियस का पाया जाता है। 600, बाप रे, बहुत ज्यादा हो गया। दिन में जो ताप होता है वो 427 डिग्री होता है, 427 डिग्री सेल्सियस। और वहीं रात में -173, 427 समझ रहे हो ना, 100 डिग्री सेल्सियस से पानी बॉयल करने लगेगा। कितना तापमान है, 427। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, पानी जम जाता है। यहाँ -173 है, सोचो कितना अंतर है। तो क्या यहाँ जीवन संभव होगा, बुध पे नहीं होगा, बुध पे जीवन संभव नहीं है। क्यों, तापांतर बहुत ज्यादा है। और ये सब तापांतर होने का मतलब कारण क्या है, कारण ये है ना कि यहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वायुमंडल होता तो तापांतर को रोक लेता, आगे समझाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अब सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। क्लियर है।
तापांतर सबसे अधिक किसका है? बुध का है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, अगर कुछ फैक्ट आता जाएगा तो बताते जाएंगे हम। सबसे ज्यादा अब किसका नाम लेंगे हम लोग? शुक्र का। शुक्र का। तो सबसे गर्म ग्रह पूरे सौरमंडल का कौन है? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह। सर क्यों इतना गर्म रहता है जबकि पास में तो बुध है? गर्म होने का कारण है। कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 95% है। बाप रे। सल्फर डाइऑक्साइड 4% है। बहुत ज्यादा। दिमाग से सोचो अपने। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 95%। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03%। 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.03%। अगर ये 0.1% हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रलय मच जाएगा। क्यों? इसलिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करता है। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर जो भी तापमान अंदर आ जाएगा उसको बाहर जाने नहीं देगा। तो शुक्र के पास क्या होता है? 95% है। मतलब जितना तापमान आ गया बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे गर्म कौन होगा? शुक्र होगा। सर बुध के पास उससे ज्यादा तापमान आता होगा, लेकिन वायुमंडल न होने के कारण क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है। क्लियर है ना? तापांतर ज्यादा पाया जाता है, यहाँ पे गर्म सबसे ज्यादा है। और गर्म होने के कारण इस ग्रह को क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे पृथ्वी से दिखने वाले, सौरमंडल में पृथ्वी से पूरे ब्रह्मांड में दिखने वाले सबसे चमकीले कौन कौन सी भू आकृति नहीं कहेंगे, कौन कौन सा पदार्थ है, तो आप कहोगे सबसे पहले चमकने वाला क्या दिखता है हमको? सूर्य दिखता है। इसके बाद चंद्रमा दिखता है जो ज्यादा चमकता है, और इसके तीसरे स्थान पर आता है शुक्र दिखता है। सर शुक्र। कोई भी खगोलीय पिंड जो चमकता हुआ दिखाई दे, हमको इससे मतलब नहीं है कि वहां का तापमान कितना है, हमको इससे मतलब है कि चमकता हुआ खगोलीय पिंड दिखाई दे। तो सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देने वाला सूर्य है, उसके बाद हमको चंद्रमा दिखता है, उसके बाद हमको क्या दिखता है? शुक्र दिखता है। ठीक है ना? सबसे चमकीला। अब इसका नाम और क्या है सर? चमकीला तारा बोलते हैं, सांझ का तारा बोलते हैं, सांझ का तारा भोर का तारा बोलते हैं, भोर का तारा बोलते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। अब ये सर बहन क्यों कहते हैं? कई लोग मंगल को बहन कहते हैं, भाई कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं? भाई कहते हैं। इसको बहन कहते हैं। क्यों? इसलिए कि शुक्र पे डेंसिटी के आधार पे, साइज के आधार पे, सब कुछ के आधार पे शुक्र पृथ्वी के जैसा दिखता है। मंगल को क्यों कहते हैं? इसलिए कि मंगल का जो परिक्रमा करने वाला टाइम होता है, सॉरी अपने एक्सिस पे घूमने वाला टाइम होता है, वो पृथ्वी के बराबर होता है। पृथ्वी कितना? लगभग 24 घंटा, उसका भी लगभग 24 घंटा। इसलिए मंगल सेम होता है घूर्णन करने में। और ये किसमें पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है? इसलिए कि इसका शेप, साइज, घनत्व तो सब क्या है? पृथ्वी के लगभग बराबर पाया जाता है। तो सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला तारा, सबसे गर्म तारा कौन है? शुक्र है। उस पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? शुक्र के पास वायुमंडल है? हाँ है। बुध के पास वायुमंडल है? नहीं है। शुक्र के पास वायुमंडल है तो कौन सा गैस सबसे ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कितना? लगभग 95%। क्लियर हो गया? तो शुक्र के बाद बढ़ते हैं अपनी पृथ्वी पे, अपने पृथ्वी पे। तो चलिए, पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह एकमात्र सौरमंडल का ग्रह जिसके ऊपर जीवन स्थित है। अच्छा, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसलिए कि पृथ्वी पे लगभग 71% क्या है? पानी है। और जब अंतरिक्ष से जाकर पृथ्वी को देखते हैं तो पानी के रिफ्लेक्शन की वजह से क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटे में घूम जाती है और सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में? 365 दिन में परिक्रमा करती है। एक बार में जितना परिक्रमा करती है उसे एक वर्ष कहते हैं। जब घूम जाती है उसे दैनिक गति कहते हैं। और 24 घंटे में घूमने के कारण दिन और रात होता है, और सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। मतलब ठंडी, गर्मी, बरसात जो भी आपको दिखाई देता है वह सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण होता है। क्लियर हो गया? इसके पास एक उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलते हैं मंगल पे। मंगल, तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं बाबू? लाल ग्रह। लाल ग्रह। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल ग्रह क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें फेरस के ऑक्साइड पाए जाते हैं। फेरस के क्या है? ऑक्साइड पाए जाते हैं, मतलब लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसीलिए मंगल क्या है? लाल ग्रह है। ठीक है? और यह अपने अंतः ग्रह का आखिरी
ग्रह है। अंतःग्रह क्या है? आखिरी ग्रह है। अगर ये मान लिया जाए कि ये चारों ग्रह सूर्य से बने हुए हैं, तो सूर्य से बने हुए ग्रहों में सबसे अंतिम ग्रह होता है। इसके बाद एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। और अच्छा, मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है, निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। ओलंपिया, निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत 3 गुना है किसका? एवरेस्ट का। 3 गुना है एवरेस्ट का। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, और एवरेस्ट का 3 गुना निक्स ओलंपिया कहां पे है? मंगल पे है। ठीक है ना? अच्छा, इन अंतःग्रहों को चट्टानों वाला ग्रह भी कहते हैं, चट्टानों वाला ग्रह, इसलिए कि इधर जाओगे तो चट्टान आपको नहीं मिलेगा। गैसीय गोला है, गैसीय गोला है। शनि तो ऐसा गैसीय गोला है जो क्या होता है, अगर इसको जल में रख दिया जाए, जल में, तो तैरने लगेगा, तैरने लगेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा ग्रह है जिसको अगर हम पानी में रख दे तो तैरने लगेगा? पानी इसके ऊपर नहीं जाएगा, पृथ्वी के ऊपर पानी है, अगर उसको शनि को लाकर रख दोगे तो शनि क्या तैरने लगेगा? कौन सा है? शनि ग्रह। इतना उसका घनत्व तो कम है, बड़ा तो है, साइज में बड़ा है, घनत्व तो सबसे कम है। ठीक है, तो ये पृथ्वी हो गई। मंगल बता रहे थे 3 गुना निक्स ओलंपिया, और इसके पास 2 उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह, फोबोस, फोबोस और डीमोस। डीमोस, ये नाम याद रखिएगा, ज्यादा उपग्रह का नाम याद नहीं रखना है, बस जो इंपॉर्टेंट है। देखो कौन से उपग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। पृथ्वी का उपग्रह का नाम चंद्रमा। मंगल का उपग्रह कितने हैं? 2 हैं, डिमोस और फोबोस और डिमोस। ठीक है, उसका पूछता है पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। क्या नाम है बाबू? गैनीमीड। गैनीमीड। सर ये किसका उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। किसका है? बृहस्पति का उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। क्या नाम है? टाइटन है। अरुण के पास कितने हैं? वरुण के पास कितने हैं? इससे ज्यादा मतलब नहीं है आपको। देखिए डेली बाई डेली मई 2023 का डाटा आपको बता रहे हैं, शनि के पास 145 हो गया है उपग्रह। किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, आप गूगल सर्च कीजिए मिल जाएगा। शनि के पास कितना हो गया? 145 हो गया है। और बृहस्पति के पास कितना हो गया है? 95 हो गया है। ठीक है ना, बृहस्पति के पास 95 हो गया, इसके पास 145 हो गया है। तो अब क्वेश्चन पूछे, हालांकि बीपीएससी नहीं पूछता है कि किसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, ये सब नहीं पूछता है। पूछे क्या? लाल ग्रह क्यों कहते हैं? शुक्र गर्म क्यों रहता है, किस गैस के कारण? मतलब कंसेप्चुअल पूछता है बीपीएससी, बच्चों वाला नहीं पूछता है डाटा याद करो, ये सब नहीं पूछता है ज्यादा। ठीक है ना, डाटा जो जरूरत होगी, जैसे बिहार का क्षेत्रफल पूछ देगा आपसे। क्लियर है? तो टाइटन सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास? शनि के पास, इस समय का डाटा। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रह साइज में बृहस्पति, उसके बाद से शनि, उसके बाद से अरुण, उसके बाद से वरुण। ठीक है, अब यहां पे देखिए, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह। ठीक है, शनि को काला ग्रह कहते हैं, काला ग्रह कहते हैं, शनि को काला ग्रह कहते हैं। अरुण को हरा ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। वरुण को नहीं कहते हैं। अरुण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण को क्या कहते हैं? लेटा हुआ। क्यों? जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23 डिग्री झुकी है ना, ऐसे ही वो और ज्यादा झुका हुआ है, लगभग 45-50 डिग्री ऐसे झुका हुआ है, लेटा हुआ जैसा दिखता है। ठीक है, हरा ग्रह क्यों कहते हैं? इसलिए कि यहाँ पे क्या पाया जाता है? मेथेन गैस की अधिकता है, मेथेन गैस की वहां पे अधिकता है। तो आप देखिए, शुक्र पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है, मंगल पे फेरस के ऑक्साइड की अधिकता है, वो अरुण पे मेथेन की अधिकता है, और इसीलिए लाल ग्रह है। ये कौन सा ग्रह है? हरा ग्रह है। क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पे, इधर से आइए 1 2, इधर से दूसरा नंबर, इधर से आइए 1 2, मतलब शुक्र और अरुण ये दोनों सूर्य का परिक्रमा बाकी ग्रहों के उल्टा दिशा में करते हैं। जैसे पृथ्वी कैसे करती है? पृथ्वी पे सूर्योदय किधर होता है? पूर्व में। तो पृथ्वी घूम रही है तो पूर्व में, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो पूर्व में सूर्योदय होता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो सूर्य उदय कहां होता है? पूर्व में। तो शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ। और जब पूरब से पश्चिम की तरफ घूमेंगे तो सूर्योदय कहां होगा? पश्चिम में होगा, पश्चिम में होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुक्र ग्रह पे सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो क्या कहोगे? पश्चिम में। अरुण पे कहां होता है? पश्चिम में। क्यों? ये बाकी 6 ग्रह पश्चिम से पूरब में घूमते हैं, लेकिन ये दोनों शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम में घूमते हैं। क्लियर है? तो ये सब डाटा हम आपको बता दिए। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास, सबसे बड़ा आकार में बृहस्पति, हरा ग्रह अरुण, लेटा हुआ ग्रह अरुण। ठीक है, सबसे अंतिम ग्रह वरुण,
इधर सबसे पास का ग्रह बुध, तापांतर सबसे अधिक बुध के पास, सबसे गर्म शुक्र, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, ठीक है। उसके बाद से कौन सी? पृथ्वी, एकमात्र ऐसा ग्रह जिसके ऊपर जीवन है उसे कहते हैं पृथ्वी, ठीक है। एक कंसेप्ट यहीं पे आ गया, उसको बताते हैं गोल्डी लॉक्स जोन। गोल्डी लॉक्स जोन, ये क्या है सर? गोल्डी लॉक्स जोन किसे कहते हैं? देखिए, साइंटिस्टों ने ये नाम रखा है कि सूर्य से एकदम निश्चित दूरी पे पृथ्वी है, ठीक है ना, निश्चित दूरी पे। थोड़ा सा इधर होती या थोड़ा सा पास होती तो जीवन संभव नहीं होता। मतलब एक ऐसे जोन में है, एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पे कोई भी ग्रह रहता तो वहां जीवन संभव होता, जहां पे कोई भी ग्रह रहता तो जीवन संभव होता। और इसी क्षेत्र को कहते हैं गोल्डी लॉक्स जोन। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे फायदा यह है कि अगर सूर्य एक तारा है, इसके पास सौरमंडल है, तो जितने तारे होंगे सबके पास अपना सौरमंडल होगा। ऐसा ही बात है, होगा। तो हर तारे के सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह होगा जो गोल्डी लॉक्स जोन में फंसा होगा, तो जीवन वहां संभव है कि नहीं है? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो सर्च किया जाए। तो सर खोज क्यों नहीं लेते हैं भाई? मंगल पे जाने के लिए डिस्टेंस जब पता चलेगा ना आपको, 700 मिलियन किलोमीटर, चलते जाओ। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, 700 मिलियन प्रकाश वर्ष, किलोमीटर बोल रहा है, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? आप अनुमान लगा लेना कि प्रकाश की किस स्पीड से प्रकाश चलती है। प्रकाश का चाल आप लोग बताइए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 × 10⁸ मीटर एक सेकंड में जाती है। अब प्रकाश को यहां से छोड़ दो और 365 दिन में जितना दूरी तय कर ले वह एक प्रकाश वर्ष है। 700 मिलियन प्रकाश वर्ष। मंगल पे भेजने के लिए हम लोग 25 साल इंतजार करने लगते हैं, 10-10 साल इंतजार करते हैं। तो दूसरे सोलर पैनल पे सोचना कि दूसरे सोलर सिस्टम पे पहुंच जाए, अरे अपने सोलर सिस्टम के लास्ट ग्रह तक नहीं पहुंच पाए कि उसके बाद क्या है, तो हम कैसे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा हो गया पूरा सोलर सिस्टम और उसके ग्रह। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ ये भी बता दिया गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं आपको क्या क्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। अब देखिए, ये हमारा पूरा सौरमंडल और ग्रह का समाप्त हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे अपने पृथ्वी पे। तो पृथ्वी पे सबसे पहले देखेंगे जहां से क्वेश्चन पूछता है, वायुमंडल से, ठीक है ना। वायुमंडल को देख लेंगे, उसके बाद से भौतिक भूगोल में हम उतर जाएंगे डायरेक्ट हम लोग। तो भारत के बारे में पढ़ेंगे, विश्व के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है। हम लोग कल वाले क्लास में क्या देखेंगे? वायुमंडल देख लेंगे, और पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है तो उसमें देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, ये सब देख लिया जाएगा। उसके बाद से भारत के भूगोल में हम लोग भौतिक भूगोल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कोशिश रहेगी 7 से 8 वीडियो में हम लोग क्या कर दें, इसको कंप्लीट कर दें कि आप लोग का ज्यादा टाइम जाया ना हो और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से फंस जाए। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है आज, ठीक है ना, तो एडजस्ट कीजिएगा। अगर बढ़िया दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा है तो अपने अपने मोबाइल का लाइट क्या कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप लोग अभी तक पढ़ रहे हो तो ये बात शुरू में कहनी चाहिए, हम भूल जाते हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दिया करो। जब स्टार्टिंग में आओ ना, जैसे क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो वीडियो को थोड़ा, जो ग्रुप वगैरह है आपके पास, उसमें शेयर कर दिए कि बाकी लोग भी क्या कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें, हमको भी फायदा हो जाए कि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।